हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, और इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त जीवों तथा पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो शब्द है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। जिस प्रकार बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान होता है, उसी प्रकार इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान होता है। पारिस्थितिकी को पारिस्थितिकी विज्ञान भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जीवों तथा पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी ओइकोलॉजी से बना हुआ है। आगे है, ओइकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। तो यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओइकोलॉजी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया। इकोलॉजी ओइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है, कमेंट करके बताएं। ओइकोलॉजी दो शब्द ओइकस यानी कि वासस्थान, लोगस यानी कि अध्ययन से मिलके बना हुआ है। तो ओइकोलॉजी का समान अर्थ हो गया किसी भी जीव के वास स्थान का अध्ययन ओइकोलॉजी कहलाता है। और यही ओइकोलॉजी आगे चल के इकोलॉजी में बन गया। ओइकोलॉजी चेंज इनटू इकोलॉजी। इकोलॉजी का प्रयोग बाद में ओइकोलॉजी के संदर्भ में किया जाने लगा। अब शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो मैंने पहले ही बताया है कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर है। पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टाउंसले ने किया। फादर ऑफ इकोसिस्टम इपियोडम है, यानी जो इकोसिस्टम है उसके पिता या जनक इपियोडम हैं। ध्यान रखेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। वहाँ पे आगे हमने देखा था कि इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, और यहाँ पे हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है। तो जीव समुदाय तथा उसके वातावरण का संतुलित तंत्र या क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जीव समुदाय तथा उसके वातावरण का संतुलित तंत्र या क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र या तंत्र। नोट में है परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये अक्सर या एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ध्यान रखेंगे प्रकृति की क्रियात्मक इकाई परितंत्र है। अब आगे देख लेते हैं परितंत्र के घटक या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। परितंत्र के दो घटक हैं। पहला अजैविक यानी कि अबायोटिक, दूसरा जैविक यानी कि बायोटिक। अजैविक यानी कि अबायोटिक के अंतर्गत भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक तीन आते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये तीन आते हैं। भौतिक कारक क्या हैं? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। और अकार्बनिक कारक यानी कि जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता, वे हैं जल, वायु, मिट्टी, खनिज, चट्टान इत्यादि। अब कार्बनिक कारक देख लेते हैं। कार्बनिक कारक यानी कि जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब देखते हैं
जैविक कारक, जैविक कारक के अंतर्गत प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, जो उत्पादन करते हैं यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे जीव या ऑर्गेनिज्म जो उत्पादन करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण है पेड़ पौधे, समुद्री शैवाल इत्यादि। हरे पेड़ पौधे तथा समुद्री शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अब शब्द है स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण करने वाला। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया क्या है देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसके अंतर्गत ग्लूकोज कैसे बनता है देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ग्लूकोज और जल वाष्प और ऑक्सीजन बनाते हैं। यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो H2O है या जो ऑक्सीजन है वह किस कंपाउंड से निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकला है कि जल से निकला है। तो इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो जल से निकला है, इसीलिए पौधों को पानी की आवश्यकता बहुत होती है। अब दूसरा देख लेते हैं प्रकाश चक्रीय रिएक्शन या प्रकाशीय अपक्रिया। इसके अंतर्गत H2O + 2 NADP + 3 ADP + 3 फास्फोरस से रिएक्शन करके O2 ऑक्सीजन और 2 NADPH2, यहाँ पे 2 NADPH2 होगा, इसको बना लीजिएगा, और +3 ATP, 3 ATP बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है कि इसमें H2O और 2 NADP में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है। तो H2O का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। NADP का अपचयन का मतलब क्या है कि NADP से NADP में हाइड्रोजन जुड़ गया, इसलिए इसे अपचयन कहेंगे, और H2O से हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए इसे ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे है उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। जो उपभोग करते हैं यानी कि कंज्यूम करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत पेड़ पौधों को छोड़कर सभी प्राणी जो आते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि बकरी है, सांप है, मेढक है, मनुष्य है, शेर है इत्यादि। तो उपभोक्ता के अंतर्गत ये सभी आते हैं, केवल पेड़ पौधों को छोड़कर। अब उपभोक्ता को देख लेते हैं कि कितने प्रकार के उपभोक्ता हैं। तो वो उपभोक्ता 3 प्रकार के हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है इसके बारे में देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राणी या ऑर्गेनिज्म हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, घास को खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये शाकाहारी कहलाते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों को खाते हैं। उदाहरण है बकरी, खरगोश, कीट पतंगे इत्यादि। नोट में इम्पोर्टेंट है कि द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। द्वितीयक उत्पादक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनके लिए उत्पादन का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। जो शाकाहारी प्राणियों या दूसरे जीवों को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। उदाहरण है भेड़िया, सांप, मेढक। अब मांसाहारी कैसे होते हैं? जैसे कि भेड़िया किसको खाएगा? या तो भेड़ को खाएगा या तो बकरी को खाएगा। सांप किसको खाएगा? सांप कीट पतंगों को खाएगा। मेढक किसको खाएगा? मेढक भी कीट पतंगों को खाता है।
नोट में क्या है, इन्हें तृतीयक उत्पादक भी कहते हैं। क्वेश्चन अब इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबसे क्वेश्चन बन चुके हैं और इन्हीं से क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से बने कि तृतीयक उत्पादक किसे कहते हैं। तृतीयक उत्पादक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उनके लिए उत्पादन का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर। तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राणी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण है शेर, मोर, बाज, बाघ इत्यादि। शेर बकरी को भी खा सकता है और शेर भेड़िया को भी खा सकता है। मोर सांप को भी खा सकता है और मोर कीट पतंगों को भी खाता है। नोट, ये प्राणी किसी दूसरे प्राणी के द्वारा नहीं खाए जाते हैं, इसलिए शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं, टॉप कंज्यूमर। अब यहाँ पे यह समझने की ज़रूरत है कि टॉप कंज्यूमर यानी कि शीर्ष उपभोक्ता क्यों कहते हैं। आप इमेजिन करिए कि जैसे कि मोर है या शेर है या बाघ है, तो इनको कौन खा सकता है? इनको कोई नहीं खाता है। शेर को ऑब्वियसली कोई नहीं खाता है, तो इसलिए इसे टॉप कंज्यूमर यानी शीर्ष उपभोक्ता कहेंगे। अब जितने भी टर्म हैं ऊपर हमने देखे हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक है। उत्पादक के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों खाते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं या भेड़ बकरी को खाते हैं। उसके ऊपर हैं तृतीय उपभोक्ता यानी कि टॉप कंज्यूमर, जैसे कि शेर, बाज, मोर, बाघ इत्यादि। अब यहाँ पे यह समझने की ज़रूरत है कि द्वितीयक उत्पादक तृतीयक उत्पादक है क्या। तो हरे पेड़ पौधों को खा लिया तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हो गए हैं लेकिन ये उत्पादन करते हैं, इसलिए द्वितीयक उत्पादक। और ये भेड़ बकरियाँ खरगोश को खा लिया इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ये उत्पादन का काम करते हैं इसलिए तृतीयक उत्पादक हैं। प्रथम उत्पादक कौन है? प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे हैं। द्वितीयक उत्पादक कौन है? द्वितीयक उत्पादक भेड़ बकरी हैं। और तृतीयक उत्पादक कौन है? तृतीयक उत्पादक है भेड़िया, सांप, चिड़िया। तो इस तरीके से जितने भी एग्ज़ाम हैं या टेट के भी जितने भी एग्ज़ाम हैं सबसे क्वेश्चन बन चुका है। केवल यही ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नहीं बना है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहीं से है कि क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। आगे देखते हैं, आगे है अपघटक। अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ये मुख्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं। इनके अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। उदाहरण है मशरूम। नोट है, मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर देते हैं, इसलिए ये मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइट कहलाते हैं। अब मृतोपजीवी यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं, जैसे कि शेर मर गया या पेड़ पौधा कोई गिर गया तो उसके खाकर जो जीवित रहते हैं उसे सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूज़न बना रहता है कि अपघटक क्या है, मृतोपजीवी क्या है, सहजीवी क्या है, परजीवी क्या है और स्वपोषी क्या है। तो ऐसे जितने भी टर्म हैं इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर डिटेल स्टडी की जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है परितंत्र के प्रकार। अब यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बन जाते हैं, जैसे कि परितंत्र के कितने प्रकार हैं। तो परितंत्र के 2, प्राकृतिक परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र या अप्राकृतिक परितंत्र। कृत्रिम परितंत्र को ही अप्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। अब प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत स्थलीय और जलीय 2 परितंत्र आते हैं। स्थलीय के अंतर्गत जल, घास के मैदान, पेड़, रेगिस्तान या मरुस्थल परितंत्र आता है। और जलीय परितंत्र के अंतर्गत समुद्र, झील, तालाब, नदियाँ ये सब आते हैं, यानी कि जिसमें जल होता है। तो समुद्र में भी जल होता है, झील में भी, तालाब में भी, नदी में भी।
जल होता है। अब कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बाग बगीचा, खेत, एक्वेरियम। बाग बगीचा हमने बनाया है, खेत भी मनुष्य द्वारा निर्मित है, एक्वेरियम भी मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। नोट में जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा परितंत्र समुद्र महासागर है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है, तो समुद्र और महासागर हैं। समुद्र या ऑप्शन में होगा या महासागर होगा, तो ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा परितंत्र पानी की बूंद, अ ड्रॉप ऑफ वाटर है। यह इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्वेरियम परितंत्र है अप्राकृतिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया जितने भी हमारे जो टॉपिक थे कवर हो गए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। परितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। इसका उत्तर बी होगा। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, यानी कि ए सही होगा। अब आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल है। तो मोर का पोषण तल कौन सा है, यह देखने की ज़रूरत है। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर से, यानी कि डी इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोर किसी के द्वारा नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, प्राथमिक चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता। तो जो पेड़ पौधों को खाते हैं उसे कहते हैं प्राथमिक चरण उपभोक्ता, यानी कि ए उत्तर सही होगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है, तो हमने आगे ही देखा है। इकोसिस्टम की कई सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र, यानी कि डी। परितंत्र का उदाहरण है, तो परितंत्र का उदाहरण है तालाब, यानी कि बी। आगे है कौन जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक नहीं है यानी कि जिनके अंदर जीव नहीं है। तो पेड़ पौधों के अंदर जीव हैं, जंतुओं के अंदर भी जीव होता है, सूक्ष्म जीवों के अंदर भी जीव होता है, प्रस्तर के अंदर जीव नहीं होता है, यानी कि इसका उत्तर होगा डी। आगे है मृत जीव जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, यानी कि परजीवी, डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, स्कैवेंजर यानी कि जो मृत जीव जंतु हैं उन पर जो निर्वाह करते हैं, और जो ओमनीवोरस होते हैं यानी कि सर्वाहारी। तो इसका जो उत्तर होगा वो स्कैवेंजर यानी कि सी होगा। स्कैवेंजर है क्या? जैसे कि कोई बाज या बाघ या फिर शेर या बाघ जिस प्राणी का शिकार करते हैं और खाने के बाद कुछ जो पदार्थ बचा रहता है, यानी कि कुछ मांस बचा रहता है, तो झाड़ियों में छुपे हुए भेड़िया तथा सियार शेर के चले जाने पर उनका भोजन ग्रहण करते हैं या उस पर निर्वाह करते हैं, इसलिए इसके स्कैवेंजर कहते हैं, यानी कि सी इसका उत्तर होगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है। इस प्रश्न को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यह अक्सर देखते हैं कि नहीं पढ़ना भूल जाते हैं। तो एग्ज़ाम में यह ज़रूरी है कि अंडरलाइन करते हुए नहीं जहाँ है वहाँ ज़रूर अंडरलाइन किया जाए। तो अजैविक घटक नहीं है यानी कि जो जैविक घटक है। तो
तो प्रोटीन के अंदर जीव नहीं है। मृदा के अंदर भी जीव नहीं है। कवक आप जानते ही हैं कि जो मशरूम होता है, जो हम लोग खाते हैं, उनके अंदर जीव होता है। और डी फास्फोरस, इसके अंदर जीव नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी यानी कि कवक होगा। आगे देखते हैं। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य ही है, आप सभी जानते हैं, सिंपल सा है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को जो खाएंगे उनको क्या कहेंगे? शाकाहारी, यानी कि सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना, मरुस्थल। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं उनमें सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के वनों में साल भर वर्षा होती है और यहाँ पे कई स्तर के जैसे कि पेड़ हैं, जैसे कि हमारे पेड़ जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं ये इस तरीके से, उसके नीचे छोटे पेड़ पौधे होते हैं और उसके जो नीचे होते हैं लताएं होती हैं इस तरीके से, और उसके नीचे और भी हर्ब सर्ब्स यानी कि झाड़ियाँ और जो लताएं होती हैं मिलती हैं। इसलिए एक जो उत्पादन का क्षेत्र होता है यानी कि जहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है यानी कि मांसाहारी। द्वितीय श्रेणी यानी कि मांसाहारी तो हाथी नहीं है, सांप है, शेर है, बकरी है। तो यहाँ पे जो शेर है वो शीर्ष उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो सांप यानी कि बी सही होगा। आगे है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता हैं। तो परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं बताइए? तो शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो मैंने बताया था कि जो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं यानी कि शेर हो गया, बाज हो गया, बाघ हो गया, ये सब मांसाहारी होते हैं, यानी कि बी उत्तर सही होगा। आगे है, आगे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ जो कि इस वीडियो में मैंने बताया है। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में O2 प्राप्त होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया है उसमें O2 कहाँ से प्राप्त होता है, इसको आप जो सही उत्तर होगा कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चक्रण में खाली स्थान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक ऑल ऑफ यू।